हो सकता है कि ये सवाल पिछली वीडियो से मिल जाए, क्योंकि पिछली वीडियो बहुत पहले बनाई थी। आज की वीडियो में बना रहा हूँ वापस से। ये हीट ट्रांसफर का नेक्स्ट लेक्चर है। यहाँ पे एक सॉलिड रॉड टाइप से है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल x के साथ बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है और जैसे जैसे आगे चल रहे हैं वैसे वैसे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है। स्थायी अवस्था है, यानी कि I थर्मल कांस्टेंट है, dq/dt कांस्टेंट है। k इस पूरी छड़ का नियत है, एक जैसा k है, ऐसा नहीं है कि कहीं कम कहीं ज्यादा हो, एक जैसा k है। tx ग्राफ लगभग किस प्रकार से हो सकता है? ये सरल रेखा है, ये उठा हुआ ग्राफ है और ये दबा हुआ ग्राफ है। ठीक है, तीन टाइप के ग्राफ बनाए हैं। ये कॉन्वेक्स टाइप का है उठा हुआ, और ये कॉनकेव टाइप का है दबा हुआ। इस चैप्टर में कंडक्शन में एक ही फार्मूला अपने को याद करना है। ठीक है, कौन सा? जो बेसिक फार्मूला है, dq/dt dt बराबर -ka/dt/dx। माइनस क्या शो करता है कि उच्च ताप से निम्न ताप पे जा रहा है। माइनस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो। के नियत है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। अगर ए बढ़ रहा है तो dt/dx का परिमाण घटना चाहिए। ए बढ़ रहा है तो dt/dx का परिमाण घटना चाहिए। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, ताप प्रवणता का परिमाण, माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ माइनस को। अगर ए बढ़, क्योंकि ये पूरा नियत है, अगर ए बढ़ रहा है तो dt/dx का परिमाण कैसा होना चाहिए? dt/dx का परिमाण घटना चाहिए। dt/dx मैग्नीट्यूड में घटना चाहिए। dt/dx मैग्नीट्यूड में देखो कौन से ग्राफ में घट रहा है। देखो, अच्छा घटना चाहिए। ढाल कहाँ पे घट रही है? यहाँ पे ढाल ज्यादा है, परिमाण में देखो यहाँ पे ढाल कम है, वो अपने आप में नेगेटिव है। -dt/dx ओवर माइनस dt/dx पॉजिटिव है, dt/dx अपने आप में नेगेटिव है, दिख भी रहा है यहाँ पे dt/dx नेगेटिव है, dt/dx नेगेटिव है। जैसे मान लो क्षेत्रफल हो गया मेरे पास, मान लो क्षेत्रफल था 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4। तो ये जो ढाल है ना, ढाल वो किस तरह से जानी चाहिए? जैसे -4, ठीक है, फिर -2, इस तरह से। देखो 1 इंटू -4 तो कांस्टेंट हो गया ना 4, 2 इंटू -2 कांस्टेंट हो गया ना, और आगे एक माइनस तो लगा हुआ ही है, तो ढाल का परिमाण घटना चाहिए। मैथमेटिक्स है, इस पूरा मैथमेटिकल है। अगर a बढ़ रहा है तो dt/dx घटना चाहिए मैग्नीट्यूड में, क्योंकि माइनस अलग से आगे कर रखा है, तो मैग्नीट्यूड में dt/dx किस में घट रहा है? इस वाले ग्राफ में देखो, जैसे 1 2 3 4 हो रहा है तो ये 4 3 2 1 होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, तभी तो मतलब जिनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल आएगा, तभी तो गुणा करने पे वो बराबर बैठेगा। तो a इंटू dt/dx कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो dt/dx का परिमाण घटना चाहिए, क्योंकि मैंने जो माइनस था माइनस माइनस इकट्ठा कर लिया, ये माइनस समझ लो इसमें गुणा कर दिया, ऐसे समझो। जैसे एरिया मान लो 1 है, dt/dx ज्यादा होगा, -4 है, माइनस तो ये शो कर रहा है कि घटेगा, उसका परिमाण ज्यादा है, फिर उसका परिमाण घट रहा है। ए ज्यादा होगा तो dt/dx अपने आप कम हो जाएगा, प्रतिरोध घट गया ना, ऐसे समझ लो। क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है तो प्रतिरोध घटता जा रहा है, प्रतिरोध घटता जा रहा है तो V बराबर IR से देखो विभवांतर घटता जा रहा है किसी एलिमेंट के लिए। समझ पा रहे हो? 3 छड़ है, मैं समझा देता हूँ सवाल क्या है। 3 छड़ है, नाम दे दिया 1 2 3। जंक्शन का ताप T बताना है, 3 किनारों के ताप दे रखे हैं, तीनों की लंबाई बराबर है, तीनों के K दे रखे। जंक्शन का ताप ज्ञात करना है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपन विद्युत धारा में करते थे, KCL या KVL अप्लाई करके, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी अपन कर सकते हैं। KCL और KVL को अपन ऊष्मीय धारा के रूप में भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं कोई ऊष्मा की हानि नहीं, कहीं से ऊष्मा लीक नहीं हो रहा है, गर्मी लीक नहीं हो रही, अंदर ही अंदर प्रवाहित हो रही है ऊष्मा। ठीक है, कहीं से कोई ऊष्मा लीक नहीं है,
ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर लीक हो रही होगी तो फिर मतलब वो कंसेप्ट अपना जो है वो नहीं लग पाएगा। कंसेप्ट ये है केसीएल के हिसाब से, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से, किसी भी जंक्शन से कुल जाने वाली धारा, मान लो इससे धारा गई I1, इससे धारा गई I2, इससे धारा गई I3। कंसेप्ट ये है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर होना चाहिए 0। अब I1 कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बाई आर, यानी कि T माइनस 12 अपॉन R1, R1 का मान अपन निकाल सकते हैं, प्लस T2 कितना हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा, T माइनस 50 अपॉन R2, ठीक है, प्लस T माइनस एक और कौन है ये 4, T माइनस 4 अपॉन R3, कुल 0 होना चाहिए। बस अब R1 R2 R3 का मान रखना है यहाँ पे। तो R1 कितना हो जाएगा, L बाई के, यानी कि 1 बाई K1 इंटू एरिया, ठीक है। तीनों छड़ एक समान है, ये भी बताया गया है यहाँ पे, मतलब तीनों एक समान छड़ है, बस पदार्थ अलग अलग है, लंबाई चौड़ाई समान है सबकी। एरिया ए मान लो, ए तो कट ही जाएगा बाद में, ठीक। इसी तरह से R2 L बाई के, L इसका भी 1 मीटर, और ये हो जाएगा K2 कितना है, यानी कि 50 इंटू एरिया ए ले लो, ए कटना ही है। इसी तरह से R3 लिखो, R3 बराबर L बाई के ए, के 400 है इसका, इंटू एरिया, एरिया मान लो ए है। तीनों वैल्यू इसमें पुट करो, सॉल्व करो, आंसर इसका कितना है, शायद इसका आंसर 10 डिग्री सी है, देखना चेक करना, 10 डिग्री सी आएगा बीच का टेम्परेचर। श्रेणी क्रम में क्षणों को अपन लगाते हैं अब, ओके। देखो जनरली जब भी श्रेणी क्रम में अपन लगाते हैं ना क्षणों को जब भी श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो जनरली उनका क्षेत्रफल समान रखना चाहिए वैसे तो, पर जरूरी नहीं रखो ही सही। क्षेत्रफल समान रहता है तो क्या है कि उसमें से उसके लिए अपन क्या है कि तुल्य ऊष्मीय चालकता अपन उसकी निकाल सकते हैं, अभी जो मैं निकाल के बताऊंगा। जैसे मान लो कोई छड़ है, ठीक है, ये मान लो कोई दूसरी छड़ है, मान लो कि अभी इनका एरिया अलग अलग है, इस तरह छड़ के आगे छड़ लगा दी, 2 लेकर के काम कर रहे हैं, 3 भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो है ये TH है, मान लो ये T हाई है, TH, ये है TL, है ना, और मान लो कि इस छड़ की लंबाई L1, इस छड़ की लंबाई L2, इसका क्षेत्रफल मान लो A1, इसका क्षेत्रफल मान लो A2, और मान लो कि इसकी ऊष्मीय चालकता K1 और इसकी ऊष्मीय चालकता K2। तो इन दोनों को अपन हटा के एक तुल्य छड़ भी बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली वो तुल्य प्रतिरोध होता है। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एक प्रतिरोध, ये जंक्शन पॉइंट, ये दूसरा प्रतिरोध, ये जंक्शन पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि ये R1 है, ये R2 है, तो इन ये T हाई है, ये T लो है, तो क्या मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि ऊष्मीय धारा कितनी है, ये मानते हुए कि कहीं से कोई लीक नहीं हो रहा है, हीट लीक नहीं हो रही है। ऐसा नहीं कि हीट इधर से लीक हो जाए या इधर यहाँ जंक्शन से लीक हो रहा है, लीक कहीं नहीं होना चाहिए। लीक हो जाएगा तो फिर ऊष्मीय धारा जो है ना उसमें गड़बड़ आ जाएगी, फिर वो स्टेडी स्टेट नहीं कहलाएगी, फिर ऊष्मीय धारा में गड़बड़ आ जाएगी। एक समान ऊष्मीय धारा होनी चाहिए, बीच में से इधर उधर नहीं जा रही है कहीं भी, है ना, और एक विमीय दिशा में है। ये सारी कंडीशंस अप्लाई करके अपन काम कर रहे हैं। यहाँ मतलब यहाँ पे इंसुलेशन हो रहा है साइडों में, पूरा पूरा इंसुलेशन हो रहा है साइडों में, इस बात का जरूर ध्यान रखना, टोटल इंसुलेटेड है। R1 R2 यहाँ पे दे रखा है, तो मैं अगर आई थर्मल तुमसे पूछूं कि बताओ आई थर्मल कितना है, तो तुम क्या जवाब दोगे, डेल्टा टी बाई आर। वहां पे डेल्टा वी होता था, विभवांतर होता था, यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा, यानी कि TH माइनस TL। रटना कुछ नहीं है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, इसको समझ लो बस, डेल्टा टी बाई आर। अब आर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तुल्य प्रतिरोध। अब तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, L1 बाई KA1, K1A1, R2 क्या हो जाएगा, L2 बाई K2A2, इस तरह से, है ना। बस R1 R2 का मान यहाँ रखेंगे, आई थर्मल निकाल लेंगे, इजी है। अच्छा मान लो मैं बीच का टेम्परेचर पूछूं तो, आई थर्मल निकालने के बाद
डेल्टा टी यानी TH माइनस टी, डेल्टा टी इक्वल टू IR। ठीक है, तो I कितना है इसमें से, I थर्मल ये रहा, ITH आई थर्मल इंटू इसका रेजिस्टेंस R1, ऐसे भी कर सकते हो। या इसमें से धारा बराबर करनी है तो डेल्टा टी बाई आर दोनों का बराबर कर दो, TH माइनस टी अपॉन R1, इसमें से जाने वाली धारा बराबर T माइनस TL अपॉन R2, दूसरे वाले में से इसमें से जाने वाली धारा T माइनस TH बाई आर डेल्टा V बाई आर, इसमें से जाने वाली धारा T माइनस TL बाई आर। बस ऐसे करके भी जो है तुम बीच का तापमान, जंक्शन का तापमान यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसमें कंसेप्ट होता है। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम है। L1 L2 K1 K2 दो छड़ ले रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, दो छड़े हैं, इस तरह से बता देता हूँ। इनको मैंने एंड से एंड जोड़ रखा है, एंड टू एंड कनेक्शन है इनका, मतलब एक छड़ के एक किनारे से दूसरे छड़ के एक किनारे को जोड़ दिया, जोड़ करके जो है इस तरह से बना दिया। यहाँ पे टेम्परेचर TH TL, ये T हाई ये T लो। ठीक है, दोनों का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान, माना कि उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो समान है वो है, इसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और इसका भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, दोनों का A है। अब अपन चाहते हैं कि इन दोनों छड़ को हटा के एक ही छड़ लगा दें। ठीक है, एक ही छड़ जो दिखने में इनके जैसी हो, यानी कि जिसकी कुल लंबाई कितनी हो, L1 प्लस L2, सिमिलर है बिल्कुल, L1 प्लस L2 रिप्लेस करना है, दिखने में वैसी की वैसी है ना। इस L1 और L2 को हटा के चेंज करना है, दिखने में वैसी की वैसी है, कुल लंबाई जितनी है उतनी ही है। क्षेत्रफल मान लो A है तो उसका कुल क्षेत्रफल A होना चाहिए, मतलब इन दोनों का मिला के जो शेप साइज है वो इसके जैसा है, क्षेत्रफल A है। और जो K इक्विवेलेंट है उसको मैंने बोल दिया K, तो इस K का मान निकालना है K1 K2 के पदों में। ठीक है, तो चलो तुम निकालो, K का मान निकालो, K का मान कितना आ रहा है निकालो जरा। इस K को K तुल्य बोल सकते हो, तुल्य ऊष्मीय चालकता इन दोनों की मिला के। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 करते हैं। R इक्विवेलेंट L बाई K, तो L कितना है इसका, L1 प्लस L2 बाद वाली डिवाइडेड बाय KA बराबर L1 बाई, हाँ बेटा, K1A, एक मिनट, K2A, A से A खत्म हो जाएगा, A से A खत्म हो जाएगा, और जो K मुझे मिलेगा, K कितना मिलेगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। अगर मान लो 3 छड़ होती तो L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय L बाई K1 प्लस L बाई K2 प्लस L बाई K3, इस तरह से। 4 होती तो 4 बार जुड़ता, 5 होती तो 5 बार जुड़ता, तो एंड सो ऑन, इस तरह। ये K तुल्य आ गया, याद रख सको तो अच्छी बात है। K इक्विवेलेंट क्या मिला ये अपने को, K इक्विवेलेंट। ठीक है, तो प्रश्न ये है कि अपने पास दो तो किनारे हो गए जिसका तापमान 13 TOT के बराबर है। ठीक है, इसे रैंडम लिया है अपन ने, 13 TOT के बराबर है। उसके अलावा दो जंक्शन और है बीच में, A और B। A तथा B का ताप ज्ञात कीजिए। ताप ज्ञात करो यदि छड़ें स्थायी अवस्था में है। ओके, करो। थोड़ा सा प्रश्न में अपडेट करा अपन ने इसको, जो 13T था उसको 20T किया है। अब देखो उत्तर क्या बनता है,
मतलब उत्तर बढ़िया लाने की कोशिश कर रहे हैं अपन, और कोई बात नहीं है। अच्छा सुंदर सुंदर उत्तर आवे। उत्तर तो 13T से भी आ जाएगा। इसको करते हैं और देखते हैं कितना उत्तर आता है। देखो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, L/6KA। इसका प्रतिरोध हो जाएगा इस वाले का L/6KA। ठीक, इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा L3L/3KA, यानी कि L/KA। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा L/2KA, तो 2L/KA। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको बोल दूं R, अगर मैं बोल दूं कि ये R है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 6R। और ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, और 2 से गुणा कर दो तो 12R। देखो इसका प्रतिरोध मिल गया 12R, प्रतिरोध में लिख देते हैं इसको। इसका मिल गया 6R और इसका मिल गया R। चलिए, तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया, R इक्विवेलेंट। विद्युत धारा का ही तो सवाल है। R इक्विवेलेंट 12 और 6 18 और 1 19R। ठीक है, डेल्टा टी कितना है, वो भी 19 है ना। डेटा इस तरह से सेट करने की कोशिश की ताकि उत्तर अच्छा आ जाए, तो वो भी 19T है। तो डेल्टा टी बाई आर, यानी कि आई थर्मल कितना मिला, इन दोनों से मैं बोल सकता हूँ जो आई मिला मुझे धारा, वो कितनी मिल गई, टी बाई आर, टी बाई आर। ठीक है, चलो अब मान लो कि ए का तापमान टी ए है, तो ए के लिए काम करते हैं। अब देखना 4A, तो 20T माइनस ए का ताप डिवाइडेड बाय इसका प्रतिरोध 12R इक्वल टू, यही तो धारा है, T बाई आर, है ना। देखो R से R खत्म, तो 20T माइनस 12T, टी कितना मिल जाएगा, 20T माइनस 12T, यानी कि 8T। किसी ने बोला है यार आंसर, किसी का 8T लिखा है किसी ने। ठीक इसी प्रकार से जो है ये वाला बी वाला निकालो तो कितना आ रहा है, बी वाला निकालो तो कितना आ रहा है, चेक करो, यहाँ पे चेक कर लो, इधर धारा जा रही है, तो TB माइनस टी डिवाइडेड बाय R, इसको R बोल दिया अपन ने, इक्वल टू T बाई R। ठीक है, R से R खत्म, तो TB कितना मिल गया 2T, 2T। यहाँ पे TB कितना मिला 2T मिला, और यहाँ पे मिल गया 8T। यहाँ भी चेक कर सकते हो तुम, 8T माइनस सॉरी 8T माइनस 2T दिख गया था मेरे को, 8T माइनस 2T डिवाइडेड बाय 6R। देखो वही R बन आई इतना ही बनेगा। तो बेसिकली जो विद्युत धारा में काम किया वही काम यहाँ किया, V बराबर IR अप्लाई लगाया, मतलब अप्लाई किया, ओम का नियम लगाया है, वही काम यहाँ कर रहे हैं, इतनी सी बस बात है। तो यहाँ पे समांतर क्रम में मैंने श्रेणी के बाद समांतर की बात कर रहे हैं, 3 छड़ ले ली है, तीनों की लंबाइयां मैंने यहाँ समान ली है, बिल्कुल एक जैसी लंबाइयां है। ठीक है, 3 छड़ है यहाँ पे, एक तो ये ब्लैक कलर में मैंने बनाई है, ठीक है, एक बीच में बनाई है ग्रीन कलर में, और एक ब्लू कलर में, 3 कलर में मैंने 3 छड़ों को बनाया है। तीनों के क्षेत्रफल मान लो इसका है A1, इसका है A2, इसका है A3। इनकी ऊष्मीय चालकता है मान लो K1, K2, K3। आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी। तो मैं बोल रहा था कि इन तीनों के जो क्षेत्रफल है वो A1, A2, A3 है, उसमें चालकता है K1, K2, K3 है। सपोज करो तुम इनका तुल्य निकालना चाहते हो, तो प्रतिरोधों का संयोजन जिस प्रकार से अपन करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक उसी प्रकार से अपन यहाँ पे अपन इसका कर सकते हैं। तो इन तीनों को जोड़ के अपने को एक ही छड़ बनानी है, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना हो जाए, A1 प्लस A2 प्लस A3, जिसकी लंबाई उतनी ही रहे L। ये इसका उच्च ताप, ये निम्न ताप, ये TH है, ये T लो है, इस तरह से। ठीक है, हीट का फ्लो इस तरह से हो रहा है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर हीट इस तरफ जा रही है। ठीक है, तो R 1/R इक्विवेलेंट, तो K बाई L बाई K से K बाई L, तो K इक्विवेलेंट K एरिया हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई L, तो L ही रहा, अभी भी उतना ही L है। शेप साइज सेम रखते हुए काम कर रहे हैं,
मटेरियल सिर्फ सिंगल कर दिया अपन ने पूरा, इक्वल टू ये हो जाएगा K1A1/L प्लस K2A2/L 1/R लिख रहे हैं अपन, K3A3/L। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो जो K इक्विवेलेंट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, देखो L से L खत्म हो जाएगा, K1A1 प्लस K2A2 प्लस, अब यहाँ जगह कम है इसलिए से डैश लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, 50 हो तो 50। कंसेप्ट ये रहेगा। तो ये इसका K इक्विवेलेंट मिल गया, ये बात। ओके, पता ही नहीं चला रिकॉर्ड हुआ कि नहीं हुआ, फिर भी वापस बोल देता हूँ। तो यहाँ पे एक गोला है, सकेंद्रीय गोला, मतलब एक गोला है, खोखला गोला, जिसकी आंतरिक त्रिज्या r है, बाहरी त्रिज्या 2r है। गोले के अंदर जो है एक हीटर लगा हुआ है जो एक समान रूप से जो है हीट पैदा कर रहा है। उस हीटर की शक्ति याद करनी, यानी कि किस दर से वो ऊष्मा जनरेट कर रहा है, किस दर से वो ऊष्मा को जनरेट करे ताकि जो है गोला स्थायी अवस्था में रहे, मतलब जिस स्थान का ताप जितना है वो उतना कांस्टेंट बना रहा है। ठीक है, गोले के तापमान, गोले का जो तापमान है वो टाइम के साथ परिवर्ती ना हो, स्थायी अवस्था का मतलब ये। आंतरिक ताप जो है वो 5T ले लिया मैंने, बाहरी ताप जो है मैंने T ले लिया है। चलिए करिए सवाल को। मुझे हीटर की शक्ति बतानी है अगर ये स्थायी अवस्था में। बात को सुनना, अब कभी अगर इस तरह का सवाल आ जाए क्या करना है, ऐसे पॉइंट से पॉइंट बना लो, ये पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, यहाँ का तापमान 5T है, यहाँ का तापमान T है, धारा इसमें से ऊष्मीय धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये ऊष्मीय धारा क्या है, आवेश प्रवाह की दर, धारा, ऊष्मीय धारा क्या हो जाएगी, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मीय धारा। ठीक है, तो 5T से T ऊष्मीय धारा जारी है, और ये जो ऊष्मीय धारा है वो ऊष्मीय प्रतिरोध पर निर्भर करेगी, और ऊष्मीय प्रतिरोध इस गोले का अपने को निकालना पड़ेगा। और इस गोले का ऊष्मीय प्रतिरोध निकालने के लिए केंद्र से x दूरी पे जाके, केंद्र से x दूरी पर जाकर dx मोटाई का एक गोला ले लो, और उस dx मोटाई के गोले के लिए मान लो ये dx मोटाई का गोला मैं यहाँ ले लेता हूँ x दूरी पे जाके, तो जो r बराबर होता है वो होता है L/K। तो जो प्रतिरोध हो जाएगा, ऊष्मीय प्रतिरोध, वो हो जाएगा रो L/A से समझ लो, या तो रो तो हो जाएगा यहाँ पे 1/K, रो L लेंथ dx हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्यीय बाहरी दिशा में प्रवाहित हो रहा है ना, तो लंबाई dx हो जाएगी, अपॉन एरिया, वो जो गोलीय कोश में ले रहा हूँ उस गोलीय कोश का क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जिस क्षेत्रफल को वो धारा क्रॉस करके जा रही है, 4πx²। ठीक है, इसको समाकलन करना है तुम्हें कहां से कहां तक, x बराबर, अच्छा यहाँ पे r दोनों एक जैसे हो गए, इसको या तो छोटा r लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो प्रतिरोध और त्रिज्या में, है ना। त्रिज्या को मैंने छोटा r ले लिया है, छोटा r से छोटा 2r तक, प्रतिरोध को कैपिटल R लिखा है, भूल गया मैं बोलना ये बात, तो कर लेना उसको। तो कुल r जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/4πk, ये तो कांस्टेंट हो गया, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, लिमिट लगाओगे तो 1/r -1/2r ये बन जाएगा, यानी कि 1/2r बन जाएगा। ये सीधी सीधी बात तो ये है। तो देख लो कहीं मिस्टेक ना हो, बस 4πk इंटू 1/2r। ठीक है, 1/x² है ना, तो -2 + 1 -2 + 1 ये बन जाएगा फाइनल। ये r आ गया, v बराबर IR, तो अपने को I निकालना है बेसिकली, तो 5T - T v = I, क्योंकि जिस दर से यहाँ ऊष्मा पैदा होगी उसी दर से तो प्रवाहित होगी, तभी तो स्टेडी स्टेट आएगी। मान लो पैदा ज्यादा हो रही है और प्रवाहित कम हो रही है तो तापमान बढ़ेगा, मतलब स्टेडी स्टेट नहीं आई। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, कांस्टेंट रेट हो जाती है, रेट कांस्टेंट हो जाती है और तापमान किसी स्थान का नियत हो जाता है। I × R का मान लिख दो यहाँ पे, 1/4πr, नहीं क्या लिखा है मैंने, k लिखा, 1/4πk × 1/2r। यहाँ से I का मान में क्या लिख सकता हूँ, सोल्व कर लेना इसको आगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल 7 क्या है, दो कंटेनर है बड़े बड़े,
एक बड़ा कंटेनर यहाँ पे है, दूसरा बड़ा कंटेनर यहाँ पे है। कैलोरीमेट्री तुमने अभी हाल फिलहाल में पढ़ी होगी। बीच में एक छड़ है, ठीक, बीच में एक छड़ है। यहां पे जो ताप है वो 100 डिग्री सी नियत है। ये हीटर वीटर कुछ लगा हुआ है, जबकि यहां पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी है, पानी का तापमान है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये छड़ है, इस छड़ की लंबाई L दे रखी है, इस छड़ की ऊष्मीय चालकता मान लो K है, छड़ का क्षेत्रफल मान लो A है। सारी बातें यहां दे रखी है। ये तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रारंभिक यानी कि T बराबर 0 पे ये तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, बर्फ नहीं है। यहाँ पे बता दूं मैं, अगर यहाँ बर्फ होती तो फिर खेल अलग होता, बर्फ होती तो खेल अलग होता और पानी होती तो खेल अलग होगा। क्या क्या होगा वो मैं बताऊंगा अभी। माना कि पानी है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि किसी भी प्रकार का लॉस नहीं है। सबसे पहली चीज ये है कि हानि नहीं है, कोई ऊष्मा की हानि नहीं हो रही है, मतलब कहीं से कोई लीक नहीं हो रहा है। ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है इस तरफ से इस तरफ तक, यहाँ से ऊष्मा निकलती है, यहाँ पे ऊष्मा आती है, तो पानी को ऊष्मा मिलेगी, पानी का ताप बढ़ेगा, पानी का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, और पानी का ताप बढ़ रहा है ये मानना है अपने को, मानना क्या तो बढ़ेगा ही सही। और इसमें जो ये छड़ है, तो किसी भी समय पर इस छड़ में ताप प्रवणता नियत माननी है। किसी क्षण पर ताप प्रवणता किसी क्षण पर ताप प्रवणता पूरी छड़ में एक समान है, छड़ में एक समान है तथा छड़ की ऊष्माधारिता नगण्य है। छड़ की ऊष्माधारिता नगण्य से मतलब क्या है? छड़ की ऊष्माधारिता नगण्य से मतलब है कि छड़ ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही है। ठीक है, छड़ जो है ऊष्मा का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रही है। Q बराबर ms डेल्टा टी से, अगर छड़ का S होता तो एब्जॉर्ब करती, छड़ का S नहीं है, नगण्य मान लो उसकी। छड़ की ऊष्माधारिता को नगण्य मानिए, छड़ ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर रही है, न ही उत्सर्जन कर रही है। मैं प्रश्न समझा रहा हूं क्या है ना। यहाँ पे सिर्फ पानी का ताप बढ़ रहा है, ये छड़ माध्यम का कार्य कर रही है। सारा प्रश्न मैंने समझा दिया। तो हाँ, पानी का ताप, प्रश्न ये है पानी का ताप 50 डिग्री सी होने में कितना समय लगेगा? समय लगेगा। ठीक है, पानी की जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है वो S है, पानी का द्रव्यमान M है। ठीक है, द्रव्यमान M है, विशिष्ट ऊष्माधारिता S है, या मतलब विशिष्ट ऊष्मा बोल दो, जो भी बोलना चाहो। कितने समय में जो है T50 हो जाएगा मैं बताता हूं, अब देखना। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है, छड़ की ऊष्माधारिता भी नगण्य है, मतलब छड़ किसी भी प्रकार की ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर रही है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी समय पर पानी का ताप हो चुका है T, कैपिटल T मान लो किसी समय यहाँ पे पानी का ताप है T, ये तो 0 है ही सही। तो इसमें प्रवाहित ऊष्मीय धारा I किसी समय T पर जो ऊष्मीय धारा I होगी वो हो जाएगी dq by dt, यानी कि I यानी कि dq by dt, रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो। ये हो जाएगा अपने पास कितना बताओ?
के ए, मैंने बोला कि अपने को एक समान रूप से ताप प्रवणता माननी है, तो के ए डेल्टा टी यानी कि 100 माइनस टी के ए डेल्टा टी बाई एल, के ए डेल्टा टी बाई एल, बस हो गया काम। अब ये dq बाई dt क्या है, इसको अपन यहां से लिख सकते हैं, जितनी हीट इधर से जा रही है उतनी तो हीट इधर आ रही है प्रति क्षण, तो dq बाई dt अपन जो है, जो dq बाई dt यहाँ पे आएगी वो क्या करेगी, इस ताप को बढ़ाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूं ms dt बाई dt, ताप के बढ़ने की दर इंटू ms। यहाँ पे ताप बढ़ रहा है क्योंकि हीट आ रही है, लगातार हीट आ रही है, ताप बढ़ेगा। जैसे बाल्टी भरती है, पानी आता है तो उसी तरह से भरता जा रहा है। ms dt बाई dt, dq बाई dt लिख सकता हूं मैं के ए 100 माइनस टी, प्लस लिख दिया गलती से, 100 माइनस टी बाई एल। ठीक, काम खत्म। टी इस तरफ लाओ, बाकी सारा कचरा उस तरफ। तो dt अपॉन 100 माइनस टी इक्वल टू के ए बाई एल अपॉन एम एस। यहां तक आ गए, और इधर क्या बचेगा, इनटू स्मॉल डी टी। समाकलन समाकलन 0 से लेके t तक, और तापमान कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 50 तक। समाकलन करो तो dt अपॉन 100 माइनस टी का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा ln ऑफ 100 माइनस टी अपॉन -1। ठीक है, -1 आएगा। एक बार लिखो 0, एक बार लिखो 50, सॉल्व करो कितना बनता है, तो ये बन जाएगा, एक बार लिखेंगे 50 तो ln 2, और एक बार लिखेंगे 0 तो ln 50 माइनस ln 100, और एक माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो ln 50 अपॉन 100, और एक माइनस पहले से तो ln 100 अपॉन 50 यानी कि ln 2 बन जाएगा, इक्वल टू के ए अपॉन एल एम एस इंटू टाइम। यहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, यहां लिख देता हूं मैं, एल इंटू एम एस डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एस पानी का लेना है ना, पानी का एस है, इसका कोई एस नहीं है, अगर इसका भी एस होता तो ये हीट एब्जॉर्ब कर लेती। एल एम एस डिवाइडेड बाय के ए, एल एम एस डिवाइडेड बाय के ए इंटू एल एन 2। ठीक है, ये है बात। देख लेना कहीं कोई मिस्टेक ना हो। तो ये था चालन के बारे में, और चालन में जो है जो सवाल बनते हैं वो एक ही फॉर्मूले के ऊपर बनते हैं कि dq बाई dt बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, अब अगर पिछले सवाल में मान लो वो ताप नहीं बढ़ रहा होता, मान लो जैसे बर्फ होती और वो पिघल रही होती, तो क्या करते हैं, अगर बर्फ होती पिघल रही होती तो इस dq बाई dt को क्या मैं लिख देता, dm बाई dt इंटू एल। q बराबर ml से, वहां पे m चेंज हो रहा है ना, मास चेंज हो रहा है, मतलब मास चेंज नहीं हो रहा है, बर्फ किस दर से पिघल रही है, कितना द्रव्यमान प्रति सेकंड पिघल रहा है, तो q बराबर अगर ml है तो dq बाई dt, वहां पे dm बाई dt करना पड़ता, इंटू एल तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और अगर ms डेल्टा टी में अगर मैं देखूं q बराबर ms dq बराबर ms dt से अगर मैं देखूं, dq मतलब जितनी हीट आई, ms थोड़ी सी हीट जो ताप बढ़ा, तो dt और अपॉन dt, ये वही चीज याद रखना है इसको भी, dq बाई dt बराबर ms dt बाई dt। ये है फंडा, कैलोरीमेट्री में बताया होगा तुम्हें। तो अगर बर्फ पिघल रही होती तो dm बाई dt इंटू एल कर देता, कितनी बर्फ पिघलेगी, जैसे पूछ लेता मैं 5 मिनट में कितनी बर्फ पिघलेगी, तो dm बाई dt का मान निकाल के समय का मान 5 रख के m का मान निकाल लेता हूं। मैथमेटिक्स है, प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, अब अगली बात मेरी सुनना, अगला जो अपना आता है वो आता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, ठीक है, सबसे पहली बात, ये जेई के सिलेबस में नहीं है, ये आईआईटी के सिलेबस में नहीं है, मैं बता दूं। ठीक है,
इसको तुम शीट से पढ़ लेना, इसके कोई न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, यहाँ पे लिखने से भी कोई फायदा नहीं। कन्वेक्शन के बारे में मैं समझा चुका हूं पहले कि कन्वेक्शन होता क्या है। कन्वेक्शन क्या होता है, जब कण खुद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है वो कन्वेक्शन होता है। ठीक है, कणों का उसमें जो है विस्थापन होता है कन्वेक्शन में। जैसे कि जब अपन पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो कि एक कंटेनर में पानी भर रखा है, ठीक है, तो यहाँ पानी अपन गर्म कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो जब अपन हीट देते हैं ना नीचे से, तो ये जो नीचे वाले पार्टिकल है उनको हीट मिलती है और वो गर्म होकर के ऊपर उठते हैं, गर्म होकर ऊपर उठते हैं, और जो ठंडे पार्टिकल ऊपर थे वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो गर्म करने से घनत्व उसका कम होता है, घनत्व कम होता है ना, तो ये उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ इस तरह से भग जाता है। उच्च ताप से निम्न ताप जा रहा है, घनत्व कम हो रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, ऊपर भारी वस्तु नीचे आ जाती है। फिर क्या होता है, अब ये जो ऊपर गया ये ऊपर तक जाता है, ऐसे सर्कुलेशन बन जाता है इसमें, ये ऊपर जाता है, ये जो पार्टिकल रेड कलर का है ना, यहाँ ऊपर आया और इसने किसको हीट दे दी, वातावरण को, एयर का पार्टिकल इससे हीट लेके चला गया, इस तरह से सर्कुलेशन बन जाता है। फिर ये दूसरा पार्टिकल नीचे से हीट लेके आया, ऊपर गया, एयर के पार्टिकल को हीट दी, फिर निकल लिया। ठंडा होता है तब भी ऐसे ही होता है। वो ठंडे प्रदेश जो होते हैं उनमें बर्फ जम जाती है, तो उनमें बर्फ कैसे जमती है, जैसे मान लो ये झील है, ये झील है, इस तरह से ये झील है, मान लो कि जो बाहर का तापमान है ना वो लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो बाहर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सी से कम हो गया, तो होता क्या है, जो अंदर की हीट है वो बाहर जाएगी, जैसे पानी है, पानी की हीट है वो बाहर जाएगी। ठीक है, किस तरह से जाएगी बाहर, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ये हीट रिलीज कर देगा, कैसे रिलीज करेगा, यहाँ से मान लो एयर का कोई मोलिक्यूल आया, इससे हीट ली और चला गया, ठंडा हो गया ना, तो इस तरह से ठंडा होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, यहाँ पे बर्फ जमती जाती है, बर्फ जमती जाती है, इसकी लेयर मोटी होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है। जैसे मान लो कि कुछ थिकनेस की बर्फ जम गई, ये बर्फ जम गई, अब ये जो अंदर वाला पार्टिकल है, ये अंदर वाला जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, ये जो अंदर वाला पार्टिकल है वो क्या करेगा, इस बर्फ को हीट देगा कन्वेक्शन से, फिर इसमें कंडक्शन होगा, फिर ये कंडक्शन से वापस कन्वेक्शन होगा, फेज चेंज हो रहा है ना, मतलब यहाँ पे सरफेस जहां पे बन जाती है ना वहां कन्वेक्शन हो जाता है। फिर जहां पे दो माध्यम अलग अलग होते हैं, मतलब लिक्विड गैस हो या सॉलिड गैस हो या सॉलिड लिक्विड हो, तो वहां पे जो हीट ट्रांसफर होता है वो कन्वेक्शन के माध्यम से हो जाता है। पार्टिकल, एयर पार्टिकल आके हीट ले गया, एयर पार्टिकल आया हीट ले गया, तो इस तरह से जो है यहाँ पे बर्फ जमती जाती है। जैसे जैसे हीट देते जाओगे वैसे वैसे ये बर्फ मोटी होती जाएगी। ठीक है, अब बर्फ का कुछ खास गुण होता है, बर्फ का खास मतलब पानी का एक खास गुण होता है कि बर्फ हल्की होती है पानी से, सबसे मेन बात ये, बर्फ जो है पानी से हल्की होती है। ऐसा नहीं कि पूरी बर्फ जम जाएगी, एक लिमिट तक ही जम पाती है, एक लिमिट तक ही ये जम पाती है। कब तक जम पाएगी ये, कब तक जमेगी सोच के देखो, जैसे मान लो, ऐसे समझना इस बात को, मान लो कि इधर से मान लो 10 हीट आई, इधर से आई 10 हीट, है ना, इसने 10 हीट ली, रिलीज कर रहा है, यहां से यहां रिलीज करा, फिर इसने इसको जो है 20 दे दी, इससे तो 10 ली और ये 20 यहां से ले गया, तो 10 इसने बर्फ ने रिलीज करी ना, 10 बर्फ ने रिलीज करी, यानी कि यहाँ पे Q बराबर ml है। कब तक ये रिलीज कर सकता है, जब तक कि ये आने वाली हीट और जाने वाली, भाई बर्फ की मोटाई कब तक बढ़ेगी, बर्फ की मोटाई तब तक बढ़ेगी जब तक इधर से आने वाली ऊष्मा, इधर से आने वाली ऊष्मा और इधर जाने ऊष्मा ऊष्मा Q इन बराबर Q आउट ना हो जाए। इधर से Q इन है, इधर से Q आउट है। अब Q इन ज्यादा है, Q आउट कम है तो ताप बढ़ेगा, और अगर Q आउट ज्यादा है, Q इन कम है तो ताप घटेगा। अब यहाँ ताप तो घट या बढ़ नहीं रहा है, यहाँ तो Q बराबर ml वाला फंडा है, Q बराबर ml, ठीक है, डेल्टा Q बराबर ml। अगर मान लो अपन दे ज्यादा रहे हैं और ले कम रहे हैं, मतलब इधर से तो कम आ रही है और ऊपर ज्यादा जा रही है, नीचे से कम आ रही है ऊपर ज्यादा जा रही है, तो क्या होगा, डेल्टा Q बराबर ml। और बर्फ कब तक जमेगी,
जब तक ये आने वाली ऊष्मा और जाने वाली ऊष्मा बराबर ना हो जाए। ठीक है, ये है। तो ये चीज तुम शीट में से पढ़ो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको शीट में से पढ़ लेना, अपने नोट्स में भी लिख लेना कि कभी पढ़ना हो तो शीट खोल के पढ़ लो, क्योंकि पोथा भरने से कोई फायदा नहीं है, मेरा ये मानना है। पढ़ लेना ये बर्फ का 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो व्यवहार होता है वो पढ़ लेना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसीलिए पानी नीचे और बर्फ ऊपर तैरती है, क्योंकि पानी का घनत्व ज्यादा है, बर्फ का घनत्व कम है। इसके पास में जो पानी है, ठीक है, और ये जो बर्फ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ। बर्फ हल्का है, पानी भारी है, और सबसे ज्यादा भारी होता है। मामूली सा फर्क आता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता, मामूली सा फर्क। तो ये पढ़ना तुम उसमें से, शीट में से।